विक्रमादित्य शतरंज की बाजी जीतकर देवदामिनी को अपना जीवन साथी बना चुके थे, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि शतरंज को जीतकर विक्रम ने कैसे देवदमनी को अपना जीवन साथी बनाया, तो आप हमारी सीरीज शतरंज का खेल चैप्टर 1, 2, 3 देख लें। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। नागदमनी ने पंचदंड छत्र का विक्रम को वह रहस्य बताना शुरू किया जिसने सदियों से राजाओं और योद्धाओं की नींद छीन रखी थी। पंचदंड छत्र का रहस्य। रात गहरी थी, चंद्रमा की रोशनी सिंहासन कक्ष में फैल रही थी। नागदमनी गंभीर स्वर में बोली, राजराजेश्वर, यह छत्र साधारण छत्र नहीं बल्कि स्वर्गलोक की धरोहर है। इसे पाने वाला संपूर्ण आर्यावर्त का अधिपति बन सकता है, लेकिन इसके 5 दंड बिखर चुके हैं। हर दंड एक अलग जगह, एक अलग श्राप और एक अलग पहरेदार के साथ सुरक्षित है। महाराज, इन 5 दंडों को पाना किसी साधारण राजा का काम नहीं। अब तक जिसने भी प्रयास किया उसकी लाश ही वापस आई। विक्रमादित्य का चेहरा कठोर हो उठा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, देवी, मुझे सब कुछ बताओ। नागदमनी ने गहरी सांस ली और कहना प्रारंभ किया, राजराजेश्वर, पंचदंड वाले छत्र का निर्माण स्वयं धन के स्वामी कुबेर ने करवाया था। एक बार उसने यह छत्र एक विद्याधर राजा को उपहार स्वरूप दिया। अनेक वर्ष बीतने के बाद यह छत्र मृत्युलोक में आया। दुर्योधन उसे प्राप्त करता, उससे पूर्व ही यह छत्र दस्युओं के हाथ लग गया। उसके झालर में जड़े रत्न अलग कर दिए गए और 5 दंड बिखेर दिए गए। आज वे 5 दंड विभिन्न स्थलों पर हैं और हर स्थान पर पहरा है मृत्यु का। विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा, देवी, चाहे कैसी भी विपत्ति क्यों न आए, मैं यह छत्र अवश्य प्राप्त करूंगा। नागदमनी ने गंभीरता से उत्तर दिया, तो सुनिए महाराज, यहाँ से लगभग 800 कोस की दूरी पर ताम्रलिप्ति नाम की नगरी है। वहाँ का राजा है चंद्रभूप। उसकी कन्या लक्ष्मीवती राजभवन की 7वीं मंजिल में रहती है। वहीं छिपा है पहला दंड। नागदमनी ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, एक रत्न पेटिका है, पहले उसे प्राप्त कीजिए, फिर आगे का मार्ग मैं बताऊंगी। विक्रमादित्य की आंखों में चमक कौंध गई। देवी, वह रत्न पेटिका मैं अवश्य लाऊंगा। ताम्रलिप्ति का नाम सुना है, वहाँ मैं अवश्य पहुंचूंगा। नागदमनी मुस्कुराई, महाराज, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जब पंचदंड की सारी सामग्री जुट जाएगी तब उस छत्र का निर्माण मैं स्वयं करूंगी। विक्रम ने प्रणाम किया और नागदमनी अदृश्य हो गई, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न गूंजने लगा, ताम्रलिप्ति पहुंचा कैसे जाए? रात्रि का दूसरा प्रहर बीता। वीर विक्रम देवदमनी के महल पहुंचे। आज विवाह की 5वीं रात थी। देवदमनी ने उन्हें पुष्पमाला पहनाई। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, कल प्रातः तुम भी कमला के पास आना, एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है। देवदमनी ने चौंक कर पूछा, क्या आप ताम्रलिप्ति जाना चाहते हैं? विक्रम ठठाकर हंसे, हाँ प्रिय, साहस यौवन को भाता है और यौवन को साहस। देवदमनी बोली, किंतु वह नगरी तो बहुत दूर है। विक्रम ने उत्तर दिया, मैं जानता हूँ, पर उपाय ढूंढ लिया है। तुम अपनी मंत्र शक्ति से वृक्ष को वहीं पहुंचा देना। देवदमनी ने उनके चरण पकड़ ली। महाराज, आपके चरणों की दासी बनने के पश्चात मैंने अपनी सारी सिद्धियां त्याग दी हैं। विक्रम ने देवदमनी को बाहों में भरते हुए कहा, प्रिय, कभी कभी पराजय में भी एक अनोखी विजय छुपी होती है। तुम्हारे त्याग ने तुम्हें और भी महान बना दिया है। बातें करते करते अचानक देवदामिनी की पायल छूटकर गिरने ही वाली होती है, पर सम्राट विक्रमादित्य झुककर उनके पैरों के पायल बांधते हैं और इतने में यह प्यार देखते हुए रानी देवदमनी अपने राजराजेश्वर को गले से लगा लेती है। अगली सुबह विक्रम तीनों रानियों के साथ बैठे। सबने उनका अभिवादन किया। बातों के बीच उन्होंने घोषणा की, अब समय आ गया है, मैं ताम्रलिप्ति की ओर प्रस्थान करूंगा। वही मेरा अगला रणभूमि है। तीनों रानियों ने अपने राजा की बातों पर सहमति भरी और विक्रम का संकल्प और प्रबल हो उठा। विक्रम ने तीनों रानियों का आलिंगन किया और सीधे राजसभा पहुंचे। मंत्रियों के सामने उन्होंने ऐलान किया, मैं ताम्रलिप्ति अकेला जाऊंगा। यह मेरा पुरुषार्थ है और मैं इसे सिद्ध करके ही लौटूंगा। सभा स्तब्ध रह गई, पर विक्रम की तेजस्वी आंखें देखकर सबने मौन सहमति दी। उस रात विक्रम अपने निजी कक्ष में पहुंचे। वहां अग्निवेताल और उसकी प्रिया के लिए विशेष मिष्ठान रखवाए थे। अग्निवेताल आया, भोजन किया और हंसते हुए बोला, महाराज, आदेश दें, क्या किसी सुंदरी का निमंत्रण आया है? विक्रम मुस्कुराए, नहीं मित्र, यह कार्य केवल मेरा है और इसके लिए मुझे ताम्रलिप्ति जाना ही होगा। विक्रम हंसते हुए बोले, ऐसा कोई काम नहीं है, किंतु मेरे ग्रह योग ही ऐसे हैं कि जहाँ जाता हूँ वहाँ कोई न कोई सुंदरी मिल ही जाती है। वैताल ने पूछा, तो फिर ताम्रलिप्ति क्यों जाना है? विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, राजा चंद्रभूप की पुत्री लक्ष्मीवती के पास रत्नों की एक पेटिका है, वही लानी है। वैताल पत्नी मुस्कुराई, तब तो सुंदरी रत्न भी साथ ही आ जाएगी। विक्रम शांत स्वर में बोले, सुंदरी हो या न हो मुझे परवाह नहीं, मेरी इच्छा सिर्फ उस पेटिका की है। वैताल पत्नी ने चुटकी ली, इच्छा नहीं पर संशय तो है ही। विक्रम ने तलवार बांधते हुए कहा, विचित्र ग्रह योग को मैं कैसे टाल सकता हूँ, मैं तैयार हूँ। वैताल ने पूछा, बस इतना ही सामान?
विक्रम ने झोली कंधे पर डालते हुए कहा, 2 जोड़ी वस्त्र, अदृश्यकरण गुटिका और कुछ स्वर्ण ही काफी हैं। थोड़े ही समय बाद वैताल दंपति ने विक्रम को आकाश मार्ग से उड़ाकर ताम्रलिप्ति के समीप उतार दिया। वैताल बोला, महाराज, सामने वही नगरी है, आप कहें तो मैं भीतर तक छोड़ दूं? विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, नहीं मित्र, अब यहाँ से मैं स्वयं जाऊंगा। और वैताल दंपति अदृश्य हो गए। विक्रम थकान से चूर था। 7 दिनों की जागरण ने उसकी पलकों पर बोझ डाल दिया। वह जलाशय के किनारे लेट गया और देखते ही देखते निद्रा में खो गया। जब आंख खुली तो दिन का पहला प्रहर ढल रहा था। सामने फैली ताम्रलिप्ति नगरी, गगनचुंबी अट्टालिकाएं, मानो स्वर्ग उतर आया हो। विक्रम विस्मित था। ये नगरी तो प्राचीन कथाओं में भी सुनी थी, पर यह तो बिल्कुल नई दुल्हन की तरह चमक रही है। तभी उसकी दृष्टि नदी के उस पार गई। हजारों स्त्री पुरुष एकत्र थे। धुएं के गुब्बार उठ रहे थे, मानो कोई महायज्ञ हो रहा हो। विक्रम ने सोचा, ये साधारण उत्सव नहीं, कुछ और है। मुझे वहां पहुंचना ही होगा। वह घाट पर पहुंचा, नौका ली और उस ओर बढ़ चला। किनारे पर कदम रखते ही एक वृद्ध पुरुष मिला। विक्रम ने पूछा, ये भीड़ क्यों इकट्ठी है? वृद्ध की आंखों में अजीब सा तेज था। परदेशी लगते हो, यहाँ प्रतिदिन ऐसा ही दृश्य होता है। यह हमारी महाराज की नगरी है और महाराज साधारण नहीं है। विक्रम के हृदय में एक झंकार हुई। तो यही है असली रहस्य का द्वार। विक्रम ने देखा कि इस नगरी की एक अजीब परंपरा थी। राजा से लेकर प्रजाजन तक सबका भोजन नदी किनारे ही बनता था। भूख से व्याकुल होकर वे भोजन कर आगे बढ़े और उपवन में ठहर गए। रक्षक ने उनके लिए एक कुटिया बनवाई। तभी विक्रम की नजर उपवन के एक वृक्ष के नीचे खड़े तेजस्वी ऊंट पर पड़ी। वह साधारण ऊंट नहीं था, मानो उसकी आंखों में कोई अनजानी शक्ति छिपी हो। तभी वहां आगे बढ़ते हैं, वहां पर नगर का बहुत सुंदर बाग मिलता है और विक्रम से भोजन के लिए पैसे देते हैं और वह अपने राज्य का सिक्का देते हैं। माली हैरान होकर, महाराज, यह मुद्रा विदेशी है, इसकी कीमत 1000 कपड़दिकाओं से भी ज्यादा है। विक्रम मुस्कुराते हुए, इसे रख लो, बदले में बस इतना करो कि मेरे लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था हो जाए। माली खुश होकर दौड़ता है, सेठ जी, सौभाग्य से अभी मेरा एक अतिथि युवक जा रहा है। वह ऊंट चालक है, आपको नगर पहुंचा देगा। विक्रम बाहर आते हैं। सामने एक नौजवान खड़ा है, गहरी सांवली रंगत, कठोर शरीर, आंखों में तेज। विक्रम उत्सुक होकर, कहाँ के हो मित्र? युवक आदर से झुककर, मैं दास हूँ सेठ जी, चक्रधरपुर राज्य का, वहीं के राजकुमार भीम कुमार का ऊंट चालक। विक्रम हाथ रखकर, ठहर कर, दास भी मित्र बन सकता है। युवक भावुक होकर, आज आपसे मिलकर मैं धन्य हो गया। फिर विक्रम ने उसे गुप्त तरीके से पूछा कि तुम किस प्रयोजन से यहाँ आए हो? फिर वह युवक बोल पड़ा, सेठ जी, इस राज्य की राजकुमारी लक्ष्मीवती अपूर्व सुंदरी है, सिर्फ 16 वर्ष की। 100 राजकुमारों के चित्र उसके सामने रखे गए, मगर उसने सबको ठुकरा दिया। लेकिन जब हमारे राजकुमार भीम कुमार की छवि देखी तो उसी क्षण अपना निर्णय सुना दिया। राजा ने बहुत समझाया, पर राजकुमारी अड़ी रही। अंततः उसने गुप्त दूत भेजकर हमारे राजकुमार को संदेश दिया कि आज रात वह उसका अपहरण कर ले जाएं, और बस यही रात तय हुई है। विक्रम मन ही मन मुस्कुराते हुए, यह भाग्य मेरा साथ दे रहा है। अगर लक्ष्मीवती का अपहरण हो गया तो रत्न पेटिका कहीं खो जाएगी। नहीं, मुझे भीम कुमार से पहले ही इसे अपने हाथों में लेना होगा। चंद्रभूप एक समृद्ध और अपराजेय राजा था। उसकी सेना इतनी अनुशासित और वीर थी कि आसपास के राज्य उससे शत्रुता करना तो दूर, उसकी मित्रता पाने के लिए आतुर रहते थे। लेकिन एक राज्य का राजा ऐसा भी था जो भीतर ही भीतर चंद्रभूप से गहरी शत्रुता रखता था। उसका बेटा था कुमार भीम। भीम जन्म से ही कुरूप और अयोग्य था। वह कोई प्रेत के समान दिखता था। कहा जाता है कि प्राचीन समय में राजा चंद्रभूप की रानी इतनी अद्वितीय रूपवती थी कि देवता तक उसे देखने को आतुर रहते। पर उसी महल में एक प्रेत भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुका था। उसकी काली वासना हर पल उसे खींचती थी, परंतु वह जानता था कि यदि राजा जीवित हुआ तो उसका नाश निश्चित है। इसलिए वह केवल दूर से रानी को ताकता और अवसर की प्रतीक्षा करता रहा। समय ने वह अवसर दे भी दिया। राजा चंद्रभूप पड़ोसी राज्य की रक्षा हेतु युद्ध पर गए। पूरे 8 दिन बीत गए और 9वें दिन महल के द्वार पर राजा के लौटने की घोषणा हुई। रानी प्रसन्न हो उठी और शीघ्र ही अपने स्वामी से मिलने पहुंची। लेकिन उस रात सब कुछ अलग था। राजा असाधारण रूप से व्याकुल और वासना मग्न दिखाई दिए। रानी को आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसी उत्कंठा क्यों, परंतु वह समझ न पाई। यह उसका स्वामी नहीं बल्कि वही प्रेत था जिसने राजा का रूप धर लिया था। वह रानी के साथ समागम कर गया और तभी एक अलौकिक, क्रूप और भयावह संतान का जन्म हुआ। वह संतान जिसका चेहरा मनुष्य का था पर आंखों में प्रेत की आग जलती थी। कहते हैं वही संतान आगे चलकर राजमहल का अभिशाप बनी। राजा से रानी ने यह बात छुपा के रखी। उसे कोई भी अंदाजा नहीं था। उसके साथ एक धोखा हुआ है। उसने ऊपर वाले की मेहरबानी समझकर उसे पाल पोस कर बड़ा किया, पर उसे डर था कि मेरे बेटे से शादी कौन करेगा।
उसने एक कुशल चित्रकार से अपने पुत्र का इतना सुंदर चित्र बनवाया कि देखने वाला धोखा खा जाए। वही चित्र गुप्त रूप से चंद्रभूप की कन्या राजकुमारी लक्ष्मीवती तक पहुंचा दिया गया। राजकुमारी ने जब उस चित्र को देखा तो उसकी आंखें ठहर गईं। चित्र में दिख रहा रूपवान युवक उसके मन को भा गया। वह नहीं जानती थी कि ये छवि छल से रची गई है। राजा चंद्रभूप ने जब चित्र पर अंकित परिचय पढ़ा तो तिलमिला उठा। पुत्री, यह हमारे शत्रु का पुत्र है। तुम किसी अन्य राजकुमार की छवि चुन लो। परंतु लक्ष्मीवती तो उस चित्र पर मुग्ध हो चुकी थी। वह पिता के सामने मौन रही, पर हृदय में निश्चय कर लिया। रात के अंधेरे में उसने गुप्त संदेश भेजा। भीम कुमार, एक निश्चित दिन आना और मुझे यहाँ से ले जाना। मैंने तुम्हें ही अपना भावी पति चुन लिया है। अपहरण करना क्षत्रिय के लिए विहित माना जाता था, इसलिए राजकुमारी ने कहा, आप संकोच न करें। मेरे पिता मेरा विवाह कभी आपसे नहीं करेंगे। बेचारी लक्ष्मीवती, उसे यह आभास ही नहीं था कि जिस छवि को देखकर वह मोहित हुई है, भीम कुमार असल में वैसा नहीं है। जो चित्रांकन उसने देखा था वह छलावा था, राजनीति का जाल। वास्तविकता में भीम कुमार इतना कुरूप और भद्दा था कि कोई भी नारी उसे पसंद न कर सके। भीम कुमार ने भी गुप्त संदेश भिजवाया कि अमुक दिन वह वेश बदल कर आएगा और उसी रात उसका अपहरण करेगा। राजकुमारी के शयन कक्ष के गवाक्ष खिड़की में दीपक जलाना उसका संकेत होगा। लेकिन तभी रत्न पेटिका की खोज में आए वीर विक्रम को यह पूरी योजना श्याम के द्वारा पता चल चुकी थी। विक्रम को लक्ष्मीवती में कोई रुचि नहीं थी। उनका उद्देश्य केवल रत्न पेटिका प्राप्त करना था। इसलिए उन्होंने पहले विश्राम किया, फिर अदृश्य गुटिका मुंह में रखी और भीम कुमार की कुटिया में पहुंच गए ताकि जान सकें कि वह कब और कैसे आगे बढ़ेगा। विक्रम अदृश्य थे। भीम कुमार को उनकी उपस्थिति का आभास तक न हुआ। विक्रम ने जब उसे ध्यान से देखा तो सहम उठे। वह एकदम हक्का बक्का रह गए। अरे, राजकुमारी ने इसको कैसे पसंद किया होगा? इससे तो जंगल के भील जवान भी अच्छे दिखते हैं। यह तो किसी प्रेत के समान दिख रहा है। निश्चित ही चित्रांकन में कोई चालाकी की गई है। भीम कुमार ने मदिरा का पात्र खाली कर श्याम की ओर बढ़ाया और बोला, अभी तक नशा ही नहीं चढ़ा। श्याम बोला, महाराज, आपने बहुत अधिक मदिरा पान कर लिया है और अभी तक कोई तैयारी भी नहीं की। एक आध प्रहर में हमें यहाँ से निकलना होगा। भीम कुमार हंसते हुए बोला, तू बस पात्र भरता जा। मेरे में मदिरा पचाने की ताकत है। और तैयारी क्या करनी है? ऊंट तैयार है ना? श्याम बोला, ऊंट तैयार है महाराज। केवल आपका सामान और धनुष बाण ऊपर रखना है। मैं अभी कर देता हूँ। लेकिन अगर आपने और ज्यादा मदिरा पी ली तो? भीम कुमार हंसते हुए बोला, अरे श्याम, तू बड़ा चिंतित रहता है। अब बता, संकेत याद है या नहीं? श्याम ने कहा, महाराज, आप भूल गए क्या? राजभवन के पीछे राजकन्या के शयन कक्ष में एक दीपक टिमटिमाता मिलेगा। आपको नीचे खड़े होकर 3 बार सियार की तरह आवाज निकालनी है। शाबाश, भीम कुमार बोला। और तू ऊंट को उपवन के पास ही रोके रखना। मुझे सब याद है। अब आप वेश बदल लीजिए। ठीक है, अभी रात्रि का पहला प्रहर ही बीता है। तू मुझे मदिरा का एक और पात्र दे ताकि चेतना और गर्मी आ जाए। श्याम ने पात्र बढ़ा दिया। भीम कुमार ने आधा पीकर बाकी श्याम को थमा दिया और कहा, ले, अब तू भी पी ले। इतना सुनकर अदृश्य विक्रम धीरे से बाहर निकल गए और अपनी कुटिया में जाकर अपना सामान उठाया। फिर वे राजभवन की ओर बढ़े। अब दूसरा प्रहर शुरू हो चुका था। राजभवन के पीछे एक उपवन था जिसके पिछले हिस्से में घने वृक्ष खड़े थे। विक्रम ने अपना सामान एक वृक्ष के कोटर में छिपा दिया और अदृश्य होकर ऊपर चढ़ गए। उनकी नजर राजभवन पर गई। 5वीं मंजिल के गवाक्ष में एक दीपक टिमटिमा रहा था। उस पर जालीदार ढक्कन रखा था। विक्रम ने सोचा, राजकुमारी वाकई बहुत चतुर है। अब एक बार उसकी रत्न पेटिका को देख लेना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने राजभवन में प्रवेश करने का निश्चय किया। उन्होंने धीरे से एक द्वार से झांक कर भीतर देखा। विक्रम ने सोचा, यदि मैं वस्त्र पहने रहूंगा तो दास दासियां शरीर का हिस्सा देखकर चौंक सकती हैं। ये संकट होगा। यही सोचकर उन्होंने वस्त्र एक कूंज में छिपा दिए और निडर होकर राजभवन में प्रवेश किया। अंदर हलचल थी पर कोई उन्हें देख नहीं सकता था। वे धीरे धीरे मंजिलें चढ़ते चले गए। 4थी मंजिल पर उन्होंने देखा एक सुंदरी झूले पर बैठी थी। विक्रम ने अनुमान लगाया कि यह राज परिवार की कोई सदस्य होगी। थोड़ी ही देर में राजकुमारी लक्ष्मीवती नीचे आई। उसकी माता ने उसे पास बिठाया और पूछा, लक्ष्मी, तुम्हारे पिताश्री ने आज फिर विवाह की बात छेड़ी है। लक्ष्मीवती हल्की हंसी के साथ बोली, माँ, मुझे अभी कोई चित्रांकन पसंद नहीं आया। मैं कुछ दिन में निर्णय कर लूंगी। माता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम मेरी गुणवती कन्या हो। इतने में महाप्रतिहार की आवाज गूंजी। महाराज पधार रहे हैं। लक्ष्मी अपनी माता को प्रणाम कर अपने कक्ष की ओर बढ़ी। अदृश्य विक्रम उसकी अपूर्व सुंदरता को निहारते ही रह गए। उनके मन में हूक उठी, क्या इतनी अनुपम सुंदरी किसी कुरूप और पापी के गले बंधेगी? अरे, मैं तो रत्न पेटिका को देखना ही भूल गया। वे तुरंत 5वीं मंजिल पर पहुंचे। राजकुमारी अपने सखियों संग कक्ष में थी। गवाक्ष के पास वही दीपक टिमटिमा रहा था। विक्रम ने पलंग के नीचे देखा। एक छोटी पेटिका पड़ी थी। उन्होंने उसे उठाया
वह भारी थी पर खुल नहीं सकी। फिर उनकी नजर तकिए के नीचे छिपी एक लंबी रज्जू रस्सी पर पड़ी। वे चौंक उठे। यह रस्सी, क्या इसी के सहारे भीम कुमार ऊपर चढ़ेगा या फिर राजकुमारी ही नीचे उतरेगी? विक्रम ने गवाक्ष का निरीक्षण किया। पत्थर का बना गवाक्ष इतना मजबूत था कि उसमें आसानी से रस्सी बांधी जा सकती थी। उनके मन में आशंका और गहरी होती चली गई। धीरे से वे कक्ष से बाहर निकले। तब तक राजकुमारी अपनी सखियों को विदा कर रही थी। विक्रम नीचे उतरे, बाहर आए और अपने वस्त्र पहनकर एकांत में जा बैठे। क्षण भर चुप रहे, फिर मन में विचार उमड़ा, रत्न पेटिका तो मुझे लेनी ही है, पर क्या इतनी निष्कलुष और अनुपम राजकन्या को भी इस दुष्ट भीम कुमार के हाथों छोड़ दूं? नहीं, शायद मुझे दोनों को ही अपने साथ ले जाना होगा। उनकी आंखों में एक नई दृढ़ता चमक उठी। पर तभी रात की निस्तब्धता में दूर से सियार की भयानक आवाज गूंज उठी। विक्रम सिहर गए। अरे, यह तो भीम कुमार का संकेत है, वह आ पहुंचा है। क्या विक्रम सचमुच राजकुमारी को अपने साथ ले जाने का निश्चय कर चुके थे, या फिर यह सब केवल रत्न पेटिका के लिए उनकी चाल थी? लेकिन अगर भीम कुमार सच में आ गया तो राजमहल के भीतर टकराव तय है। अगली कड़ी में उजागर होगा रत्न पेटिका का रहस्य और राजकुमारी का भाग्य किसके हाथ जाएगा। जानने के लिए बने रहिए